कौन सी वो एज है या उम्र है जिस पर पहुंच के बच्चा यूरिन कंट्रोल करना सीखता है? 85% बच्चे बेडवेटिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन 15% चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जो 5 साल के बाद भी। लेकिन ये कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे पेरेंट्स को इंटरवेंशन की जरूरत होती है? सोचिए कि 6th बर्थडे के बाद भी द चाइल्ड इज बेडवेटिंग मोर देन। कोई एक थेरेपी होती है, क्या क्या चीजें होती है जिसको एक ट्रीटमेंट समझा जाए? तो सबसे जरूरी है पहले जानना कि बेडवेटिंग क्यों हुआ। एक्चुअली रीजंस होते क्या हैं? पहला है कि क्या बेडवेटिंग के कोई जेनेटिक फैक्टर्स या कोई कारण होते हैं? 6 साल के बाद भी अगर मम्मी या पापा बेडवेटिंग कर रहे थे तो इसके लिए अलग ही तरीके देखा है अपनी नेबरहुड में भी। कौन सी चीजें घर पे कर रहे हैं अभी? देयर वाज अ चाइल्ड जो आया था हमारे पास, वो पीडियाट्रिशियन से मिला, सर्जन से मिला, यूरोलॉजिस्ट से मिला, और वो टेंपल में भी गया था और उसके प्रीस्ट ने कड़ा भी पहना दिया उसे। सुसुना करने का हाँ, कड़ा। तो लाइक बेडवेटिंग को ट्रीट करना क्यों जरूरी है? लॉट ऑफ पेरेंट्स पूछते हैं कि सर, जैसे आपने बताया कि हर साल कुछ कुछ बच्चे ड्राई होते रहेंगे, तो क्यों ना छोड़ दे, नेचुरली वो ड्राई हो जाएंगे। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेहत गुरु पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बट काफ़ी निगलेक्टेड टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, जो है बेड वेटिंग। बच्चे जो अपना बेड रात में गीला करते हैं, एक ऐसी परेशानी है जिसको लेके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि इसका सल्यूशन किसी को समझ में नहीं आता या इस बारे में शायद हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते। आज हमारे साथ है डॉक्टर पार्था पॉल, जो एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और जो हमें बताएंगे क्या एग्जैक्ट रीजंस होते हैं बेड वेटिंग के, कौन सी उम्र है जब तक बच्चा अपने यूरिन पे कंट्रोल करना सीखता है, और ऐसे कई सारे सवाल जो हर उस पेरेंट के मन में है जो बेड वेटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान है। सो वेलकम डॉक्टर पार्था पॉल, थैंक यू सो मच। आप हमारे पॉडकास्ट सेहत गुरु में आज आके बेड वेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू दिस पॉडकास्ट। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है कि बेडवेटिंग है, एंड ये बहुत निगलेक्टेड टॉपिक भी है। 100% डॉक्टर। सो डॉक्टर, सारे पेरेंट्स का यही सवाल शायद होता है, क्योंकि इसके बारे में लाइक यू सेड कोई इन्फॉर्मेशन इतनी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, और हम डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर, कौन सी वो एज है या उम्र है जिस पर पहुंच के बच्चा पी कंट्रोल करना सीखता है या यूरिन कंट्रोल करना सीखता है? 5 साल की उम्र तक 85% बच्चे बेडवेटिंग करना बंद कर देते हैं बाय 5 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 15% चिल्ड्रन ऐसे भी होते हैं जो 5 साल के बाद भी बेड पे रात में पेशाब कर रहे होंगे। ऐसे में से 15% एवरी ईयर ड्राई बन जाते हैं नाइट को, और 9-10 साल तक शायद 0.5 या 1% बच्चे ही ऐसे होंगे जो अभी भी बेड वेटिंग कर रहे हैं रात को। सो या डेफिनेटली, सो 85% चिल्ड्रन विल बिकम ड्राई एट नाइट बाय 5 ईयर्स। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर दैट इन्फॉर्मेशन। सो डॉक्टर, क्या बेड वेटिंग क्या कोई बुरी आदत होती है? बच्चों की कोई बुरी आदत होती है, या फिर क्या हमें बच्चों को डांटना चाहिए अगर वो बेड वेटिंग कर रहे हैं तो? बेड वेटिंग जो है ना, वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, बच्चा जानबूझ के बेड नहीं गीला करता, वो बहुत ही डीप स्लीप में रहता है। उस वजह से उनको डांटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये कोई बुरी आदत नहीं है। देयर आर सम डेफिनेट रीजंस क्यों बच्चा बेड वेटिंग करता है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रीजंस को समझे और उस रीजंस को डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए और उसका सोल्यूशन सीख करे। सो डांटने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला आपको। तो जो पेरेंट्स अगर बच्चे को डांट रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, तो शायद इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये उसके कंट्रोल में है या उसको रोक सकता है उस सिचुएशन को। एक्चुअली बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। मैं ये एज अ मदर भी बोल रही हूँ, और एज समबडी हु इज़ वाचिंग दिस शो, जो जानना चाहते हैं बेड वेटिंग के रीजंस या परेशान हो चुके हैं, तो ये आप हमारे व्यूअर्स को और हमारे पेरेंट्स को बेड वेटिंग के एक्चुअली रीजंस होते क्या हैं? तो बेड वेटिंग के जैसे देखिए 3 से 4 इम्पॉर्टेंट रीजंस होते हैं। पहला है कि अगर नॉक्टर्नल एडीएच सर्ज एक होता है, वो मिसिंग होता है। व्हाट इज मिसिंग आउट ऑफ नॉक्टर्नल एडीएच सर्ज? हमारे पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एडीएच, मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम होता है कि रात में पेशाब का उत्पादन कम हो जाए, लेस यूरिन प्रोडक्शन एट नाइट। ओके। सो कुछ बच्चों में ये नॉक्टर्नल एडीएच की जो मात्रा बढ़ जाती है, ये मिसिंग होता है। तो इसकी वजह से किडनीज उतना ही यूरिन बनाता है जितना कि हम दिन में बना रहे हैं। सुबह हम 7 बजे उठ रहे हैं एंड रात को 10 बजे सो रहे हैं, उसमें दौरान हम लोग
7 to 8 टाइम यूरिन जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हम 10 बजे सो रहे हैं एंड सुबह को 7 बजे उठ रहे हैं, इस 9 आवर्स में अगर हम 4 से 5 बार यूरिन जाए ड्यूरिंग लाइक वी गो इन द डे टाइम, राइट। तो हमारी नींद कितनी खराब होगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, रात के समय एडीएच की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है एंड एडीएच की मात्रा बढ़ने से यूरिन का उत्पादन किडनीज के द्वारा कम हो जाता है। ओके। जिस बच्चे का ये नहीं होता, उसमें द किडनीज प्रोड्यूस एज मच यूरिन एज इन द डे टाइम एंड ब्लैडर फुल हो जाता है, बेड पर ही पेशाब कर देता है। ये फर्स्ट कॉज है। तो अगर सोचिए कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का ब्लैडर कैपेसिटी सिर्फ 100 ml ही है, तो जैसे रात में वो पेशाब किडनीज बनाएगा और ब्लैडर भर जाएगा, तो वो बेड पे ही यूरिन पास कर देगा। तो सेकंड क्या कॉज हो गया आपका, स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी। थर्ड कॉज इज पीडियाट्रिक ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो उसमें क्या होता है, ब्लैडर की जो ट्यूनिंग होती है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। 5 साल के बच्चे का ब्लैडर कैपेसिटी शुड बी अराउंड 180 to 200 ml। जैसे बच्चा बहुत बड़ा होता है, ब्लैडर कैपेसिटी भी बढ़ने लगता है। करेक्ट। तो ब्लैडर को, ब्रेन को तभी सिग्नल करना चाहिए जब 180 या 200 ml यूरिन भर जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 40-50 ml में ही ब्लैडर ब्रेन को सिग्नल करता है कि भर गया है। हाँ भर गया है, आप सुसु कर दो। तो करेक्ट। दिस माइट हैपन एट नाइट ऑल्सो, ये रात को भी हो सकती है, और हम्म। तब बच्चा बेड पे पेशाब कर देता है। जो चौथा कॉज है कि समटाइम्स बच्चा बहुत गहरी नींद में होता है और ब्लैडर भर गया, तो ब्लैडर ने ब्रेन को सिग्नल भेजी गो टू द वॉशरूम, लेकिन उस समय इतनी डीप स्लीप के वजह से क्या होता है कि सिर्फ डीप स्लीप से सुपरफिशियल स्लीप तक ही बच्चा जगता है। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट अराउजल विच हैपन्स। तो उस समय भी क्या होता है कि बच्चा बेड पे पेशाब कर देता है। ओके डॉक्टर, आई एम श्योर ये जो पेरेंट्स अब ये हमारी कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें कितनी मेडिकल रीजंस भी होते हैं और कितनी वो वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सो डॉक्टर, एक चीज़ जो मैं समझना चाहती हूँ, क्या बेड वेटिंग के कोई जेनेटिक फैक्टर्स या कोई कारण होते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखा गया है कि अगर वन पेरेंट वाज बेड वेटिंग इवन अच्छा। बियॉन्ड 6 इयर्स ऑफ एज, 6 साल के बाद भी अगर मम्मी या पापा बेड वेटिंग कर रहे थे, तो देयर आर 40% चांसेस कि वो बच्चा भी बेड वेटिंग करेगा। अगर दो पेरेंट्स बेड वेटिंग कर रहे थे इवन बियॉन्ड 6 इयर्स, देयर आर 70% चांसेस कि आपका बच्चा भी 6 साल के बाद भी बेड वेटिंग करेगा। एंड अगर कोई एल्डर सिबलिंग होता है, तो उन्होंने भी अगर बेड वेटिंग करी इवन बियॉन्ड 6 इयर्स, देयर आर फेयर चांसेस कि द यंगर वन ऑल्सो विल हैव बेड वेटिंग इवन बियॉन्ड 6 इयर्स ऑफ एज। सो डॉक्टर, अब बेड वेटिंग आई थिंक जब बच्चा काफ़ी छोटा है तो शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम्म, और पेरेंट्स उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं कुछ हद हम्म। तक, लेकिन जो ही बच्चा बड़ा होता है तो शायद पेरेंट्स के लिए और फैमिली के लिए वो थोड़ा एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, उसको छुपाने भी लगते हैं। सो डॉक्टर, बेड वेटिंग को ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? हाँ, तो 6 साल के बाद अगर कोई भी बच्चा रात में बेड में सुसु कर रहा है, ये ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, लॉट ऑफ पेरेंट्स पूछते हैं कि सर वो तो, जैसे आपने बताया कि हर साल कुछ-कुछ बच्चे ड्राई होते रहेंगे, तो क्यों ना छोड़ दें, नेचुरली वो ड्राई बिल्कुल। हो जाएँगे। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो देखता है कि हमारे जो कज़िन्स हैं, भाई-बहन हैं, वो ड्राई हो गए, रात को सुसु नहीं कर रहे, सिर्फ़ मैं ही कर रहा हूँ बेड में सुसु। तो ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इंजरी होता है बच्चे को। उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत कम होने लगता है ना? वो बड़े बच्चे 8, 9 साल, 10 साल के बच्चे डायपर्स पहन के सो रहे हैं। हम्म। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरे दोस्तों को पता ना चल जाए, बिल्कुल। कहीं हमारी स्कूल में खिल्ली ना उड़ाई जाए। बिल्कुल। और पेरेंट्स भी इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं कि कहीं नाइट स्टे नहीं करने जा सकते, रिलेटिव्स से छुपाते हैं ये अच्छा। बातें। और कभी क्या होता है कि सोचिए कि कोई छोटा बच्चा है एंड शायद द एल्डर ब्रदर या सिस्टर इज़ ऑफ 10 इयर्स, वो अभी भी बेड पर सुसु कर रहे हैं। तो एक कंपैरिजन आ जाता है कि आप देखो, आपका छोटा भाई भी अभी सुसु नहीं करता है और आप 10 साल के हो गए, आप अभी भी बिल्कुल। बेड पर सुसु कर रहे हो रात को। बिल्कुल। तो ये बहुत एक गहरा साइकोलॉजिकल चोट उनको मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत ग्रॉसली अफेक्टेड होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप 6 इयर्स के बाद अगर बच्चा बेड पे सुसु कर रहा है, ज़रूर आप अपने पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और इसका ट्रीटमेंट ज़रूर बच्चे को आप कराएँ। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है ये डॉक्टर, क्योंकि अक्सर हम ये जो पेरेंट्स वाला जो आपने कंपैरिजन हाँ बोला जी। कि सिबलिंग्स के साथ या हाँ, फैमिली के साथ, जी, बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों को, जी, और पेरेंट्स शायद कभी कभी वो बात रियलाइज़ नहीं करते हैं। जी। बट आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन तभी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम वो पेरेंट्स को भी रियलाइज़ करवाएं कि कितना कितना साइकोलॉजिकल स्ट्रेन हो सकता है बच्चे को। बट डॉक्टर,
जिस हद तक हम ये सिचुएशन घर पे कंट्रोल करें, क्या ऐसी कोई सिंपल ट्रिक्स या कोई ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम बच्चे को और कॉन्शियस करा पाएँ या बेड वेटिंग को रोक सकें या उनका ड्राई होना जैसे आप कह रहे हैं, वो थोड़ा प्रीपोन कर सकें? घर में जो सिंपल टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं कि जैसे बच्चा अगर 1.5 लीटर्स पानी सारा दिन में पी रहा है, सिर्फ पानी नहीं, सारी फ्लूइड्स से, दूध हो चाहे जूसेस हो, कुछ भी लिक्विड्स जो जी। बच्चा ले रहा है, सूप्स वगैरह, तो वी विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम ऑफ द फ्लूइड्स इन द डे टाइम को देंगे। अच्छा। एंड शाम को 6 बजे के बाद वी विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड्स टू मिनिमल, मे बी अच्छा। 200 टू 300 ml मैक्सिमम। अगर बच्चा 10 बजे सोने जा रहा है तो 8 o'clock एक बार सुसु करा दिया, 9 o'clock एक बार सुसु करा दिया, बेड पे भेजने से पहले एक बार सुसु करा करा दिया, तो देर आर लेस चांसेस कि जो भी पानी उन्होंने पिया मोस्टली दे विल थ्रो इट आउट। दूसरा है कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना। देखिए बाउल और ब्लैडर जो है ना, वो आपस में बहुत लिंक्ड है। तो अच्छा। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है, हाँ, द बच्चा इज कॉन्स्टिपेटेड, देन दीज इश्यूज ऑफ बेड वेटिंग एंड ऑल विल सरफेस ऑल द मोर। तो फिर कॉन्स्टिपेशन को अच्छे से ट्रीट करे। आप इंश्योर कीजिए कि उनका डाइट हेल्दी हो, पल्पी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनको दे, एंड 2 टाइम कम से कम मोशन करने बिठाए, हाँ, 5 to 7 मिनट्स मॉर्निंग, 5 to 7 मिनट्स इवनिंग। तो अगर बाउल भी उनका साफ रहेगा तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन will benefit from this. So these are the simple things that you can do at home. और ये तो बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक ये कॉन्स्टिपेशन और यूरिन पास करने का जो आपने Yes, कनेक्शन बनाया, आई डोंट yes. थिंक बहुत सारे पेरेंट्स को इसके बारे में No, कोई ये अंदाज़ा भी बहुत नहीं। लिंक्ड है। हाँ, आई डोंट थिंक बहुत सारे पेरेंट्स का ये इसके साथ कोई आपस में वो लिंक नहीं बना पाते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्जेशंस भी करना। तो बेड वेटिंग जिस हद तक पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करना या ये सिंपल ट्रिक्स भी ट्राई करना, लेकिन ये कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे एक पेरेंट्स को इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है या जहाँ उनको पता चले कि नहीं, अब ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो चुकी है और अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा? किस हद तक वेट करना चाहिए और किस स्टेज पे चला जाना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 साल के बाद बच्चों को बेड पर रात में सुसु बिल्कुल भी नहीं करना होता है। तो कब लेके जाए डॉक्टर के पास? सो अगर सोचिए कि 6th बर्थडे के बाद भी द चाइल्ड इज बेड वेटिंग मोर देन 3 times इन अ वीक, मोर ओके। देन 3 times इन अ वीक, एंड ये 1-2 महीने से भी ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे बच्चों को आपने अपनी नज़दीकी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी है उनके पास ले जाना है, और उन बच्चों का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो डॉक्टर, ये जो हम बात कर रहे हैं तब से ट्रीटमेंट की, जो बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होता है? इज इट ओरल ट्रीटमेंट्स या कोई एक थेरेपी होती है? क्या क्या चीज़ें होती है जिसको एक ट्रीटमेंट समझा जाए फॉर अ पेरेंट? बेड वेटिंग के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी है पहले जानना कि बेड वेटिंग क्यों हुआ। जब हमने रीजंस डिस्कस करी बेड वेटिंग जी। की कि शायद एडीएच डेफिशिएंसी है, नॉक्टर्नल सर्ज ऑफ एडीएच जो है वो नहीं हो रहा है बच्चे को, या शायद उनकी ब्लैडर कैपेसिटी ही स्मॉल है, उनके एज अनुसार ब्लैडर कैपेसिटी छोटी है, या शायद पीडियाट्रिक ओवर एक्टिव ब्लैडर है। और कुछ कुछ बच्चों में लाइक 2 to 3 फैक्टर्स एक साथ भी हो सकते हैं, जैसे एडीएच डेफिशिएंसी एंड स्मॉल साइज ब्लैडर कैन करेक्ट। कोएग्जिस्ट। तो रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जी। नहीं तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसा बच्चा हमारे पास क्लिनिक में आता है, व्हाट वी यूजुअली डू कि पहले बच्चे का एक ओवरऑल असेसमेंट, ग्रोथ कैसा है, ब्लड प्रेशर सही है या नहीं, कहीं बच्चा कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, तो ये सब देख लेते हैं एक बार, और एक यूरिन एनालिसिस भेजते हैं बच्चे का कि कोई इन्फेक्शन ना हो। कभी कभी डायबिटिक बच्चे भी कैन प्रेजेंट विद बेड वेटिंग, सो उनका ब्लड शुगर्स सही है या नहीं, यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज तो नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल टेस्ट से पता चल जाता है। उसके बाद जो हम करते हैं कि पेरेंट्स को बताते हैं कि एक आप ब्लैडर डायरी बनाओ। तो ब्लैडर डायरी में क्या होता है कि जैसे एक एक्सेल शीट में रोज़ बना देते हैं, ऐसे 24 रोज़, और उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक इनटेक का, एक आउटपुट का। तो इनटेक में जैसे कि सारा दिन बच्चे ने जो भी लिक्विड्स ली, जैसे कि पानी ले लिया, दूध ले लिया, सूप्स ले लिया, दाल ले लिया, जो भी लिक्विड्स एक कॉलम में हम लिखते जाते हैं, जैसे कि हर घंटे अनुसार। जैसे कि सुबह 9 से 10 बजे में के अंदर उन्होंने 200 ml दूध पी ली, फिर 12 बजे से 1 बजे के अंदर 100 ml सूप पी लिया, तो दैट शुड ऑल कम डाउन इन द इनटेक। ओके। एंड एक यूरिन मेजरिंग जार लेते हैं, जो भी सुसु करते हैं बच्चा इन 24 आवर्स पीरियड, उसको लिखते जाते हैं इन द आउटपुट कॉलम। ओके। तो जैसे कि बच्चे ने सुबह उठा एंड 8 बजे उसने 200 ml यूरिन पास करी। अगर बच्चा बार बार
स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ यूरिन पास कर रहे हैं, सो इट इज़ हिंटिंग टुवर्ड्स पीडियाट्रिक ओवर एक्टिव ब्लैडर, तो वो भी हमें ब्लैडर डायरी से पता चलता है। दूसरा है कि एक हम लोग बेड वेटिंग स्कैन, जो कि एक्चुअली एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी यूरेटर ब्लैडर है, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि फर्स्ट ब्लैडर सेंसेशन बच्चे को कब हो रहा है, फुल ब्लैडर कैपेसिटी कितना है, तो दैट ऑल्सो गिव्स अस अ आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द बेड वेटिंग। तो उस अनुसार हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चे को। अगर सोचिए कि किसी का स्मॉल कैपेसिटी ब्लैडर है और पीडियाट्रिक ओवर एक्टिव ब्लैडर है, सो देर इज़ अ मेडिसिन कॉल्ड एज ऑक्सीब्यूटेनिन, तो उसको हम धीरे से वी कैन स्टार्ट इन द चाइल्ड, एंड उसकी डोज को धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। सो वी गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ अराउंड 3 months, समटाइम 6 months ऑल्सो, एंड धीरे धीरे उसके डोज को हम लोग कम करते हैं। बट ऑल दिस शुड बी डन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर और अ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। समटाइम्स इफ देर इज़ जैसे ADH डेफिशिएंसी हो रहा है रात को, सो एक टैबलेट आता है डिस्मोप्रेसिन, सो वी कैन गिव इट टू द चाइल्ड, एंड slowly the child starts responding, and we can attain a cure rate of around 85 to 90% cases in the children, so which is a very decent number, and I think जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, जी, तो उनको डेफिनेटली दे शुड बी गिवन अ ट्रायल ऑफ दिस थेरेपी। दिस इज़ वंडरफुल टू नो डॉक्टर। अब क्या है कि ये वाली रेजोल्यूशंस अवेलेबल हैं, यही सबको नहीं पता है, क्योंकि हाँ मैंने जी, देखा है अपनी नेबरहुड में भी, अपने ऐसे लोगों में भी जो एक्चुअली इसके लिए अलग ही तरीके देर अप्लाइंग, जैसे टेम्पल्स जा रहे हैं या हाँ, हाँ फिर जी, हाँ, प्रे कर रहे हैं इस हाँ चीज़ जी, के लिए हाँ, साइकोलॉजिस्ट के पास। हाँ जी, तो आपने, आई एम श्योर एज अ डॉक्टर, आप ये सब चीज़ें आप देख चुके होंगे, तो हाँ ऐसी जी, क्या चीज़ें बिल्कुल। हैं जो लोग कर रहे हैं इसको कम्बैट करने के लिए? कौन सी चीज़ें घर पे कर रहे हैं अभी? तो जैसे देर वाज अ चाइल्ड जो आया था हमारे पास, एंड वो पीडियाट्रिशियन से मिला, सर्जन से मिला, यूरोलॉजिस्ट से मिला, साइकोलॉजिस्ट से मिला, और वो टेंपल में भी गया था, और उसके प्रीस्ट ने कड़ा भी पहना दिया उसे। सुसु ना करने का हाँ, कड़ा। तो लाइक, तो यू कैन इमेजिन कि कितने डेस्परेट हो जाते हैं लोग। नहीं, और फॉर श्योर। सच में चिंताजनक बात भी है, क्योंकि अगर 12-13 साल का बच्चा अगर बेड पे सुसु कर रहा है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स तो चिंतित होंगे, और बच्चे का सेल्फ एस्टीम की तो शायद धज्जियाँ उड़ जाती होंगी उस समय, बिल्कुल, है ना? नहीं, तो बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड नो, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है जी। कि हम बताएं क्या हुँ। क्या कॉजेज़ हैं, क्या रेज़ोल्यूशंस है, क्या सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। बट एक और चीज़ है जो मैंने सुनी है, बेड वेटिंग अलार्म करके कुछ तो है, क्या वो भी एक रेज़ोल्यूशन है? क्या वो एक्चुअली काम करता है? क्या है ये बेड वेटिंग अलार्म? पहले आपको बेड वेटिंग अलार्म्स की जब बात करें, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द वे दे यूज़ द बेड वेटिंग अलार्म। तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे के अंडरवेयर में एक अलार्म लगा देते हैं। जब भी बच्चा सुसु करने के लिए मे बी हैज़ पास्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन इन द अंडरवेयर, तो अलार्म बजता है, एंड बच्चा जाके वॉशरूम में सुसु करता है। या कभी-कभी क्या करते हैं कि हर 2-3 घंटे पे अलार्म लगा देते हैं, बच्चा जाके सुसु करता है वॉशरूम में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस बेडवेटिंग अलार्म को जब हम यूज़ करें, हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं करें कि क्यों उसने सुसु करी। अभी दूसरे बच्चे तो रात को उठ के सुसु नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों ही अलार्म यूज़ करें रात में। द आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट टू सेव द बेड शीट्स फ्रॉम गेटिंग वेट। द आइडिया ऑफ ट्रीटमेंट इज टू सेव द चाइल्ड, टू ट्रीट द चाइल्ड। ऐसे में क्या होता है कि बेडवेटिंग अलार्म यूज़ करते हैं, तो अगले दिन बच्चा विल बी वेरी डल, क्योंकि रात भर उठ उठ के सुसु गया, एंड ही विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास प्रॉपर्ली। पेरेंट्स भी इरिटेट होते हैं कि 2-3 बार उनको सुसु ले जाना पड़ता है रात को जब भी अलार्म बजता है। रूट कॉज तो एड्रेस हुआ नहीं, सिर्फ बार बार जा रहे पेशाब करने वॉशरूम में। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो इन माई ओपिनियन अलार्म थेरेपीज रियली डोंट वर्क। आई डोंट थिंक इट एड्रेसेस द रूट कॉज। ओके, ओके डॉक्टर, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज पेरेंट्स, जैसे आपने कहा कि एक डेस्परेट मेजर आ जाता है, तो आपको हुँ, जो भी हाँ सोल्यूशन जी। हुँ, हुँ। जिससे भी सुनने मिलेगा, आप ट्राई करना चाहेंगे, बट अगर वो रूट कॉज को एड्रेस ही नहीं कर रहा है, तो हुँ, उसका हुँ, फ़ायदा तो हुँ। कुछ है नहीं। करेक्ट। ये सारी थेरेपी के बारे में जो हमने बात की है, तो ये कब तक चलता है डॉक्टर? तो यूजुअली 3 months to 6 months we continue the treatment, हम्म, and usually 80 to 85% बच्चे they respond. So it's worth trying इट्स definitely. वर्थ ट्राइंग। जी, डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बेड वेटिंग जैसे सीरियस कंडीशन को, जो बच्चे की सेल्फ इस्टीम को हाँ इतना जी, ज़्यादा ठेस पहुंचा सकता है, कि उसका सोल्यूशन है। सो पेरेंट्स, स्पेशलिस्ट्स लाइक
डॉक्टर पार्था पॉल, जो इन प्रॉब्लम्स को के रूट कॉज से लेके इनके सोल्यूशन तक आपकी एंड टू एंड मदद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके पास जाएं, आप ये कॉन्वर्जेशन सुने और आप समझें कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन डेफिनेटली होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द सेहत गुरु पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है और गेस्ट डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझाव उनके निजी प्रोफेशनल ओपिनियन हैं। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।